Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have a discussion on new topic, that is pricing decision and target costing. If we have some time, we will have a discussion on target costing as well. कि target costing क्या होती है, चूंकि ये इसके related है, तो आजकल की जो emerging techniques हैं हमारी decision making के अंदर, तो उसमें हम लोग जो है एक target costing की भी एक technique use करते हैं. But main focus of our discussion will be on pricing decisions. Today, in today's discussion, we will try to learn how pricing of product and services are made in the companies. और एक मैनेजर होता है जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग जो है वो किस तरीके से करता है. तो जो नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चूंकि हमारे पास जो है वो कॉस्ट बेस हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो प्राइस होती है वो भी कॉस्ट बेस होती है. तो हमारे जितने भी जो यहाँ पे हम लोग टेक्निक्स सीखने की कोशिश करेंगे वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग टेक्निक्स होंगी, क्योंकि इसके अलावा भी प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप लोग मार्केटिंग में सीखते हैं, जिसमें आप लोग जो है वो मार्केट के लिहाज से, मार्केट के ट्रेंड्स के लिहाज से या मार्केट सर्वेस के लिहाज से भी अपनी प्राइस कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट. तो उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग मेनली हमारा फोकस क्या होगा कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है वो किस तरीके से की जा सकती है, और एक सर्विसेज या फिर एक प्रोडक्ट की जो है वो हम लोग प्राइस किस तरह से डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे. तो आज के इस हवाले से सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेसिकली जो मेन आप समझ लें कि प्राइस और डिमांड का जो है वो एक जो है वो बड़ा रिलेशनशिप होता है, जो कि शुरू से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं. Because when there is a price or price is charged for a product or a service, it affects its demand. तो अगर हम लोग प्राइस को चेंज करते हैं या प्राइस हाई या लोअर रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, डिमांड भी जो है वो भी चेंज होती है. तो यहाँ पे बेसिकली जो प्राइस का इम्पैक्ट आता है डिमांड के ऊपर, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से होता है. स्क्रीन शेयरिंग पॉसिबल. Okay, so for pricing decisions we need to discuss okay ji. For pricing decision, first of all we need to have a concept of demand and price relationship. For that purpose we use some terminologies of economics for our pricing decisions. और सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो हम देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट अप्रोच टू प्राइसिंग क्या होती है. Because economics says that if you have set a price of a product or a service, it may have impact on your demand. क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो है वो एक रिलेशनशिप होता है. दैट आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड जो है वो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर. तो उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand is basically the price elasticity of demand हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. Elasticity of demand various types हो सकती है ना elasticity of demand की, क्योंकि डिमांड जो है वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं होती है, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो सकती है. तो उनमें से एक फैक्टर जो है वो प्राइस भी होता है, जो कि मेजर फैक्टर होता है. तो यहाँ पे हम लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे. हम लोग जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी इनकम भी चेंज होती है तो उसकी वजह से भी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की डिमांड चेंज हो सकती है.
लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि अगर प्राइस चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट जो है वो हमारी डिमांड के ऊपर किस तरीके से आता है। तो इकोनॉमिस्ट अप्रोच ऑफ प्राइसिंग में जो सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है वो होती है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड हियर वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज देयर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स कैन बी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकती है और इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकती है। तो यहां पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। Price elasticity of demand measures the degree to which the unit sales of a product or a service are affected by the change in unit price. When there is a change in price, the units demanded of a product or a service is also changed. Price has an effect on demand, units of sales. तो चूंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है प्राइस और एक है यूनिट्स डिमांडेड। तो ये जो यूनिट डिमांड है ये बेसिकली प्राइस इफेक्ट हो रही है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इफ वी चेंज प्राइस, इफ वी हायर प्राइसेस और लोअर प्राइसेस, इट मे इम्पैक्ट आवर डिमांड और यूनिट्स ऑफ सेल्स एंड यू मस्ट से प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, हम अगर डिमांड अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हमारे जो यूनिट्स हो सकते हैं वो कम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अ रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एज पर इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसकी जो मेजरेबिलिटी है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जो क्वांटिफाई करने के लिए इस रिलेशनशिप को, कौन से रिलेशनशिप को? प्राइस और क्वांटिटी, यूनिट्स सोल्ड के रिलेशनशिप को अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं कि भाई प्राइस का चेंज होने का इफेक्ट यूनिट्स के ऊपर कितना आता है, टू व्हाट एक्सटेंट यूनिट डिमांड इज चेंजिंग विद द चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से हमारे यूनिट्स डिमांड कितने चेंज हो रहे हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। एंड द मेजर is called elasticity of demand. So change in price has an impact on change in unit sales. If we change the price, our unit sales will be changed, because जो मार्केट की डिमांड होगी उस पे ही हमारे यूनिट सेल डिपेंड कर रही है। अगर हम लोग जो है वो मार्केट से अगर डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी सेल भी कम हो जाएगी। अगर हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो यूनिट्स की सेल भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम लोग इसका रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इफ वी चेंज अ प्राइस इट मे चेंज आवर डिमांड, और जो डिमांड होती है वो किसको इफेक्ट करती है? सेल्स को। तो इसके अगर हम लोग प्राइस को राइज करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज पर लॉ ऑफ डिमांड। बिकॉज इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर आप प्राइस को हाई करोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उस लिहाज से जब डिमांड कम होगी तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? यूनिट सेल्स के ऊपर आएगा। तो हमारे यूनिट सेल्स भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सेल्स, दैट इज मेजर्ड, दैट इज क्वांटिफाइड। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। और जो क्वांटिफाई करने के लिए हम मेजर यूज करते हैं या जो फिगर यूज करते हैं या जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन प्रिसाइजली अगर हम इसको देखें तो हम इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम प्राइस की वजह से हमारी जो डिमांड में क्या चेंज आ रही है इसके मेजर करने को हम क्या कह रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ चेंज इन डिमांड with respect to change in price. So elasticity or price elasticity of demand is the degree of change in sales with respect to change in price. अगर हमारी कितनी प्राइस चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज हो रही है, कितनी सेल्स चेंज हो रही हैं, इसके मेजर करने को, इसकी फिगर को, इसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं?
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप्सो कि आप लोगों ने इसको इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा और आपको उसमें भी अंदाजा होगा। इसको हम लोग मजीद समझने के लिए हम ये कहते हैं, जो नॉर्मली जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इज इन इलास्टिक, दो तरह की डिमांड हो सकती है, या तो इलास्टिक डिमांड हो सकती है या फिर इन इलास्टिक डिमांड हो सकती है। इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड किस तरह से है? अगर तो प्राइस के चेंज होने से, स्लाइट चेंज इन प्राइस, क्या है? स्लाइट चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इनटू ह्यूज चेंज इन डिमांड, ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी, ह्यूज चेंज इन यूनिट सेल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी इन इलास्टिक डिमांड्स होती है। जैसे अगर आप लोगों ने ब्रांड्स देखे होंगे, तो ब्रांड्स की जो नॉर्मली जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। वो चाहे जितनी मर्जी प्राइस को बढ़ा लें या कम कर दें, उनकी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है। तो इसलिए प्राइस का इंपैक्ट ऑन दोज गुड्स इज वेरी शॉर्ट। दूसरी नेसेसिटी गुड्स होती हैं, पेट्रोल है तो पेट्रोल तो लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है, तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम तो नहीं हो जाएगी ना, वही रहेगी या उसी के बराबर होगी। इट मींस कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी क्या करें, प्राइस को चेंज करने से डिमांड चेंज तो होती है, बट इफेक्ट ऑन चेंज इन डिमांड इज वेरी लो, स्लाइटली। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? इस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी स्लाइट चेंज की वजह से ह्यूज चेंज इन डिमांड आ जाए, ह्यूज चेंज इन सेल्स आ जाए, उसको हम क्या कह रहे हैं? इलास्टिक डिमांड। सो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक, इन इलास्टिक इफ अ चेंज इन प्राइस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। क्योंकि मैंने यहां पर रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की है कि डिमांड ही आपकी क्या बना रही है? सेल्स। जितनी आपकी डिमांड होगी उतनी ही आपकी सेल्स भी होगी। तो इसलिए अगर आप प्राइस चेंज करते हो तो अल्टीमेटली क्या चीज चेंज होगी? यूनिट सेल्स चेंज होंगे। तो अगर आपकी प्राइस के चेंज होने से अगर आपकी यूनिट सेल्स के ऊपर स्लाइटली फर्क पड़े, थोड़ा सा असर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक। जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स या जो 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 आप समझ लो कि जिसको आप कह लो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उनकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। जो आप समझ लो कि जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं उन्होंने खरीदनी ही खरीदनी है, वो चाहे आप उसकी प्राइस चेंज कर दो, चाहे आप उसको बढ़ा दो, चाहे उसको आप कम कर दो। तो वो जो बेसिकली ये जो डिजाइनर परफ्यूम्स हैं, जैसे जो है जुनैद जमशेद ने अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स निकाल दी, तो वो अगर प्राइस चेंज भी करेंगे तो लोग उनकी प्रोडक्ट्स को कम नहीं करेंगे इस्तेमाल करना। हो सकता है कम करें, लेकिन वो ज्यादा कम नहीं करेंगे, उनकी डिमांड ज्यादा जो है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी, स्लाइटली चेंज होगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है। समझ गए नहीं बात को? ओके। उसके बाद अगली बात आ जाती है जी कि इलास्टिक डिमांड किन प्रोडक्ट्स की होती है। मैंने यहां पे जैसे आपको समझाने की कोशिश की है कि इफ द चेंज इन प्राइस हैज इंपैक्ट ऑफ ह्यूज चेंज इन यूनिट सेल। मतलब ये कि आपने जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप कह लो कि चेंज करते हो आप प्राइस को। दो पेट्रोल पंप्स हैं, सपोज एक पेट्रोल पंप जो है वो कहता जी कि 112 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहा है, दूसरा पेट्रोल पंप जो है वो कहता जी मैं 111 रुपए पेट्रोल बेचूंगा। तो किस पे जाएंगे लोग? 11 वाले पे। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है? नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट है जो कि लोगों ने इस्तेमाल करनी है, और जहां पे उनको कंपेटिटिव प्राइस मिलती है वो लोग उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। आप अगर ग्रोसरीज की बात कर लेते हो तो आप कहते हो जी कि चीनी जो है वो आमतौर पर मार्केट में 100 रुपए किलो बिक रही है।
और आप इम्तियाज स्टोर पे चले जाते हैं, वहां पे आपको 95 की मिल जाती है, तो कहां पे लोग खरीदने के लिए जाएंगे? ऑफ कोर्स इम्तियाज पे चले जाएंगे, क्योंकि उनको 5 रुपए की बचत हो रही है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेली यूज में बहुत ज्यादा हर एक कंज्यूमर ने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो ब्रांड कॉन्शियस है चाहे वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, मेन वो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो आम इस्तेमाल की कॉमन गुड्स होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। इज इट क्लियर जी? तो इसके और कुछ नेसेसिटीज होती हैं। नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है जी? कि वो आपने हर हाल में क्या करना है? खरीदनी ही खरीदनी। जैसे डॉक्टर के पास आपने हर हाल में जाना ही जाना है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो स्पेशलिस्ट है वो चाहे जितनी मर्जी फीस चार्ज कर ले, इसलिए आपने उसको जो है वो उसके पास जाना ही है। हाँ, बाद बात क्या होता है कि उसमें भी लोग चॉइस कर लेते हैं, अच्छा यार ए वाला सस्ता है तो ए वाला महंगा है, तो इसलिए वहां पे भी लोग फैसला तो कर लेते हैं ना। लेकिन हम लोग इतनी डेप्थ में जाके इसका जो है वो डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि आम जो रोजमर्रा इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, वो ज्यादा चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस। तो अभी हम लोगों ने जो यहां पे डिस्कस करने की ये कोशिश की कि वी हैव टू थिंग्स, नंबर वन इज प्राइस, एंड प्राइस हैज इंपैक्ट ऑन यूनिट सेल्स। और अगर तो ह्यूज क्या हो, इफ अ स्लाइट चेंज इन प्राइस की वजह से क्या हो, ह्यूज चेंज इन सेल्स, तो ये कौन सी डिमांड है? इलास्टिक। अगर तो स्लाइट चेंज इन प्राइस मीन 1 रुपया प्राइस कम हुई, तो उस कंपनी की, हम बेसिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है और उसके कंपेटिटर भी बैठे हुए हैं। अगर एक कंपनी जब 1 रुपया प्राइस कम करती है तो क्या उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा सेल बढ़ जाएगी? तो अगर तो ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी स्लाइटली चेंज इन प्राइस की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो आपकी सेल्स बढ़ जाए, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्लियर है जी? और दूसरी तरह की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जिनकी क्या है? ह्यूज चेंज इन प्राइस हैज इंपैक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन डिमांड। बात समझ रहे हैं? अगर तो आपकी जितनी मर्जी प्राइस चेंज हो, लेकिन आपकी प्राइस जो क्वांटिटी सेल्स है उसके ऊपर बड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट आए, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक डिमांड प्रोडक्ट्स कहते हैं या इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहां पे एग्जांपल में डिमांड फॉर गैसोलीन इज रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज इफ अ गैस स्टेशन राइजेस इट्स प्राइसेस, unit sales will drop as customers seek low prices from elsewhere। फॉलो करें बात को? तो अगर तो एक गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वो अगर अपनी प्राइस को रिड्यूस करता है, जैसे अगर आप लोग गुजरांवाला की एग्जांपल लें, तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो पीएसओ की सेल जो है वो पुलिस लाइन पेट्रोल पंप करता है। और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वहां पे लंबी लाइन नहीं लगी हुई। वजह क्या है कि बाकी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पे 1 रुपया 90 पैसे रेट ज्यादा होता है और उनका रेट जो है वो नॉर्मली 1 रुपया या 90 पैसे कम होता है। ये एक फैक्टर है। अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्वांटिटी भी फैक्टर हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस इज अ फैक्टर। और इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस एक मेजर फैक्टर होता है। आप सुपर स्टोर्स की बात करें, आपको नॉर्मली स्टोर से चीनी कितने की मिलती है? सपोज 100 रुपए की मिलती है। मैं आपको बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप मोबाइल कार्ड खरीदते हो, एक 100 रुपए का कार्ड लेते हो, आप सुपर स्टोर पे जाओ आपको 98 रुपए का मिलेगा। वो 2 रुपया कम करके बेच देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि लोग कहां से खरीदेंगे? और वहां पे अगर आप लोग देखें तो लोग बल्क में परचेजिंग कर रहे होते हैं। वाई दे परचेज इन बल्क? बिकॉज उनको वो जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए की कंसेशन मिलती है उससे उनको फायदा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और एग्जांपल देखें, आप लोग जो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ये बिस्किट्स हैं या जो आप लोग केक्स हैं, ये इस तरह की चीजें खरीदते हैं,
तो नॉर्मली जो होता है, ये जो टिकी पैक होते हैं नॉर्मली बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं, या जो आप लोग बिस्किट रोल यूज करते हो, ठीक है, वो नॉर्मली 20 रुपए का मिलता है, ऐसी है ना। और अगर आप लोग वहां से इम्तियाज से खरीदेंगे या किसी और इस तरह से सुपर स्टोर से खरीदेंगे, तो वो आपको तकरीबन 15 रुपए का 16 रुपए का पड़ता है। फॉलो करें बात को। इट मीन्स कि ये जो प्राइस डिफरेंस है उसकी वजह से उनकी सेल्स डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना होती है। तो वजह सिर्फ क्या होती है कि पीपल आर बेसिकली प्राइस कॉन्शियस। जहां पे उनको एक प्रोडक्ट की प्राइस कम नजर आती है वो उससे खरीदारी करते हैं, और उससे कंपनी को क्या इंपैक्ट आता है, उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। तो इस लिहाज से जब हम लोग प्राइस की बात करेंगे तो फोर्स उसके साथ साथ हम लोग उसकी क्वांटिटी सेल्स की भी बात करेंगे, बिकॉज बोथ हैव अ वेरी यू मस्ट से डेवलप्ड रिलेशनशिप। इसी को ही हम लोग जो है वो मेजर करने के नाम को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सो अभी हम लोगों ने जो यहां तक समझने की कोशिश की है, वी हैव प्राइस, and price has impact on demand and demand has impact on sales. If a company changes its price, it may change its demand and ultimately change its sales. Okay, अगर तो प्राइस में चेंज होने से उनकी जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, तो उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक। क्या है, इलास्टिक। ओके, और अगर उनकी प्राइस चेंज होने से, कम या ज्यादा होने से, उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में कोई खास फर्क ना पड़े, स्लाइटली सी चेंज हो, तो तब उनकी प्रोडक्ट क्या है, इन इलास्टिक। तो नॉर्मली जो इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स होती है वो ब्रांड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनकी स्टैब्लिश्ड नाम होते हैं और उनको पता है चाहे वो प्राइस बढ़ाएं या कम करें उनकी सेल्स पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कम करने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप डिस्काउंट लगी हुई है ब्रांडेड सूट्स के ऊपर, तो देखिएगा वहां पे खवातीन का क्या हाल होता है, ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो आजकल आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसमें देखेंगे कि उनकी प्राइस चेंज होने से क्या इंपैक्ट आता है। एनी हो, प्राइस हैज इंपैक्ट ऑन यूनिट सेल्स। ओके, अब इसी को ही लेके हम ये कहते हैं एज अ मैनेजर, अब हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया कि जब हम लोग, बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्राइसिंग, हमें प्राइस क्या रखनी चाहिए, व्हाट शुड वी सेट द प्राइस, हमें अपनी एक प्रोडक्ट को या सर्विस को कैसे प्राइस करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम ये कहते हैं जी कि एज अ मैनेजर सेट हायर मार्कअप्स ओवर कॉस्ट व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक। अगर तो आपकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, तो आप क्या करो, कॉस्ट के ऊपर ज्यादा मार्जिन रखो, हाई मार्जिन रखो। आपकी 10 रुपया कॉस्ट है, 50 का बेचो। गेटिंग माय पॉइंट, फॉलो करें बात को। मीन अगर आपकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, मीन आपकी मोनोपोली है, तो मोनोपोली में आपकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। वे जितनी मर्जी प्राइस चेंज कर लो, आपकी तो लोगों ने खरीदारी करनी है। फॉलो करें बात को। तो इस, और जैसे ब्रांड है, तो ब्रांड को आपको पता है, आपको ब्रांड्स की क्या क्या प्राइस हो सकती है। 1000 रुपए का सूट 10,000 का बिकता है, सही है कि नहीं। वही शर्ट 500 की बिकती है मार्केट में, उसी स्टफ में, उसी तरह से, सिर्फ एक टैग की वजह से उसके ऊपर 4000 रुपया बढ़ जाता है। फॉलो करें बात को। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, तो फिर आप क्या करो, कॉस्ट के ऊपर मार्जिन हाई रखो, खुल के खेलो। फॉलो करें बात को। और अगर आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, मीन आप देखते हो कि ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में जो बिक रही है, किसकी सेल ज्यादा हो जाती है और किसकी सेल कम हो जाती है विद द स्लाइट चेंज इन प्राइस। तो उससे, जैसे चीनी है, तो आप क्या, मार्केट में चीनी बिक रही है 100 रुपए की, आप 120 की बेचोगे, कौन खरीदेगा आपसे, नहीं समझे बात। तो उस सूरत में वो फिर कहा जाता है कि अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, आपको पहले डिसाइड क्या करना है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है क्या।
इलास्टिक है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट, बिकॉज डिमांड, elasticity of demand is deciding what is the nature of your product. प्रोडक्ट की नेचर के मुताबिक आपने फैसला करना है कि इसके ऊपर आपने अपना मार्जिन कितना सेट करना है, बिकॉज वी आर हैविंग डिस्कशन कॉस्ट प्लस मार्जिन, ये बराबर किसके है, प्राइस की। हम बेसिकली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की ही बात कर रहे हैं, हम मार्केटिंग प्राइसिंग टेक्निक्स को नहीं डिस्कस कर रहे, हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को देख रहे हैं। और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हम ये कहते हैं कॉस्ट में आप अगर मार्जिन ऐड करते हैं तो प्राइस बन जाती है। तो अब आपके पास बेस तो कॉस्ट है, अब कॉस्ट के ऊपर आपने कितना मार्जिन सेट करना है ये आपकी प्रोडक्ट की नेचर आपको बताएगी या प्रोडक्ट की डिमांड आपको बताएगी कि आपने कितना मार्जिन सेट करना है। दिस इज बेसिकली इकोनॉमिस्ट अप्रोच ऑफ प्राइसिंग। इकोनॉमिस्ट कहता है कि प्राइस इस तरह से रखो, इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ गया, इफ आवर प्रोडक्ट इज इलास्टिक वी विल सेट लोअर मार्जिन। मीन 10 रुपए की प्रोडक्ट है, 2 रुपए मार्जिन रख दो, 20% 12 रुपए की बेच दो, इज इट क्लियर? और अगर आपकी इन इलास्टिक डिमांड है तो 10 रुपए की प्रोडक्ट है, 20 रुपए इसके ऊपर डाल दो, 30 रुपए का बेच दो। फॉलो कर रहे बात को? अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हायर और लोअर मार्जिन जो है वो हम कैसे सेट करेंगे, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ मार्जिन वी हैव टू सेट। ये तो नहीं हो सकता कि हमने सोच लिया इतना कर दो, नहीं, इसके लिए भी टेक्निक यूज करेंगे, वो हम कैलकुलेशंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से है। अभी बेसिकली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि अगर आपकी जो प्राइस है वो चूंकि डिमांड पे इफेक्ट हो रही है, इस वजह से हमें जो प्राइस सेट करना है वो डिमांड को मद्देनजर रख के सेट करना है। तो जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसके मुताबिक हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है। अब हम लोग कहते हैं जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे की जा सकती है, बिकॉज वी हैव सेड दैट दिस इज अ मेजर। मेजर जो होता है ना वो क्वांटिटी में होता है, फिगर में होता है, सही है जी? सो ये जो मेजर है या ये फिगर है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ नेचुरल लॉग, कहते हैं जी LN जो है ये LN लिखा हुआ है, इसको कहते हैं जी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग फंक्शन है, ये आपके हर एक कैलकुलेटर में मिल जाएगा आपको। नेचुरल लॉग का फंक्शन आप लोगों ने 9th 10th में इसके क्वेश्चंस भी किए होंगे और बेसिक मैथ्स में भी हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये वाला एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। So I can estimate price elasticity of demand of a product or a services by using above formula। तो ये वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने अदर फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन इस बुक वाले ने क्या किया हुआ है कि ये वाला एक फॉर्मूला जो वो हमें दे दिया गया, हम लोग इसी को ही फॉर्मूला को यूज करेंगे। आपने इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट हियर वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके जी, फॉर दिस पर्पस लेट्स हैव एन एग्जांपल। Suppose the manager of nature garden believes that every 10% increase, 10% क्या हो रही है, increase in the selling price of its apple almond shampoo, apple almond shampoo है उनका, will result into 15% decrease in number of bottles of shampoo sold, mean number of units sold। यहां पर रिलेशनशिप क्या आ गया है, 10% क्या है, इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इनटू 15% डिक्रीज इन सेल्स। 10% increase in price will result into
15% decrease in sales. Okay, और for its strawberry glycerine soap, strawberry glycerine soap है उनका एक, manager of Nature's Garden believes that the company will experience a 20% decrease in unit sales if price is increased by 10%. और दूसरी तरफ पे उनकी दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है, सोप है, तो सोप की क्या है जी के 10% क्या है, इंक्रीज इन प्राइस will result into 20% क्या जी, डिक्रीज इन सेल्स. ओके जी, ये दो हमारे पास जो है वो डेटा सेट आ गए हैं दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के. इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है. वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, one natural log of 1 plus percentage change in quantity sold divided by natural log of 1 plus percentage change in price. ओके, अब इसमें हम लोगों ने वो वाली फिगर्स पुट कर देनी है. अगर हम लोग एप्पल आलमंड शैम्पू की बात करते हैं तो यहां पे हमने कहा जी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 15% क्या हो रही थी, डिक्रीज. सो डिक्रीज इज नेगेटिव साइन. फॉलो कर रहे हैं आपको, तो डिक्रीज के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे. माइनस साइन शोज डिक्रीज. इज इट क्लियर? डायरेक्शन सेट कर रहा है ये साइन, यहां पे प्लस माइनस, नेगेटिव साइन क्या है आपकी, डिक्रीज के साथ आएगा. अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लगेगा. इज इट क्लियर जी? ओके, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 10% है तो 10% क्या होता है, 0.10. अब आप लोग इसको दोनों को हल करोगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस 0.85 जी प्लस 0.85. ओके, 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.10. इज इट क्लियर जी? इन दोनों को आप लोगों ने जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो है वो लॉग ऑफ 0.85 आ गया और फिर लॉग ऑफ 1.10 आ गया. ओके जी, ये दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो जवाब क्या आया इसका, -1.71. क्योंकि जब 1 से लेस देन फिगर का आप लॉग लेते हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा. जब आप लेस देन 1 की फिगर से आप लॉग लेते हो, 0.85, 0.1, 0.2, 0.5 मीन लेस देन 1. लेस देन 1 से जो भी फिगर होगी उसका जब आप लोग लॉग लोगे तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा. इज इट क्लियर? और जो 1 से अबव वाली फिगर का लॉग लोगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा. तो इस वजह से यहां पे ये क्या आ रही है, माइनस साइन आ रहा है. और अच्छा, एक और इंटरप्रिटेशन इस माइनस साइन की ये है, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप. एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ऐसा ही है कि नहीं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, रिलेशनशिप को बता रहा है. This has inverse relationship. So when we will take this figure for our further calculations और इंटरप्रिटेशन, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो फिगर है ये एब्सोल्यूट फिगर लेनी है. एब्सोल्यूट फिगर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव है तो तभी भी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो वो है ही पॉजिटिव. तो इसलिए जब हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस की तरह से इसको शो करते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये करीब 1.71 इसकी एब्सोल्यूट फिगर लेनी है. हमने नेगेटिव साइन को क्या कर देना होता है, इग्नोर कर देना होता है व्हाइल इंटरप्रिटिंग दिस.
तो मतलब ये है कि इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको जब मैं लिखूंगा तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एप्पल आलमंड शैम्पू, तो मैं लिखूंगा 1.71। नेगेटिव साइन को मैं वहां पे लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बिकॉज इट टेल्स अस द डायरेक्शन, बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। तो वो इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो उसको क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। तो इसलिए ये इसका नेगेटिव साइन आपने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन में इग्नोर कर देना है, या इंटरप्रेट करते हुए नेगेटिव साइन की इंटरप्रिटेशन भी आपने दे देनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट नेगेटिव साइन विल शो द डायरेक्शन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। ओके जी, अब इस फिगर को, और अगर मैं दूसरे स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन शैम्पू की एग्जांपल को देखता हूं तो उसके लिहाज से मैंने अगर इसकी फिगर्स को पुट किया है तो वो क्या देगा, 1 प्लस -0.2, 20% क्या हो रही थी, डिक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड हो रही थी विद इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड हो रही थी, और उसके मुताबिक क्या हो गया, इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई है, 2.34। पहले वाले की क्या थी और दूसरे वाले की? अब मुझे बताएं इन दोनों में बड़ा कौन सा है, कैसे? 1.7 बड़ा है। अगर मैं मैथ्स की रूल से देखूं तो 1.7 बड़ा है। इज इट क्लियर? इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये देखना है कि कौन सी फिगर बड़ी है तो नेगेटिव साइन को क्या करो, इग्नोर करो, एब्सोल्यूट फिगर में देखो। इज इट क्लियर? फॉलो करें बात को? ये जो पिछला वाला पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की थी कि नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर करना है, व्हेन यू विल बी कंपेयरिंग द फिगर्स, तो उसमें फिर आप अगर मैथ का रूल लगाओगे तो नेगेटिव फिगर में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। ऐसे ही है कि नहीं? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली डायरेक्शन को बता रहा है, ये रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए जब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि किसकी डिमांड ज्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और किसकी कम है, तो फिर नेगेटिव साइन को क्या करो, इग्नोर कर दो। तो इसलिए आप इसको क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो अब फिगर को देखो, अब कौन सी बड़ी है, 2.34। इससे आपने क्या अंदाजा लगाया कि किसकी डिमांड इलास्टिक है और किसकी डिमांड इन इलास्टिक है? बिल्कुल ठीक हो गया। जिसकी डिमांड ज्यादा है वो क्या है, इलास्टिक है, और जिसकी डिमांड कम है वो क्या है, इन इलास्टिक है, और विद कंपेयर टू ईच अदर है। इज इट क्लियर? अगर ये प्रोडक्ट होती 1.10, 1.80, 2.30, 4.50, तो अब मुझे बताएं कि इनमें से, इन दोनों में से किसकी डिमांड इलास्टिक है, इस वाले की, और इन दोनों में से, तो फिर इसकी इन इलास्टिक गिनी जाएगी। इज इट क्लियर? बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो इसलिए बेटे ये नहीं, रूल नहीं हो सकता कि जब इतनी अमाउंट होगी तो इलास्टिक होगी, तो इतनी अमाउंट होगी तो इन इलास्टिक होगी। इकोनॉमिक्स वाले आपको बता सकते हैं, वो कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होती है, ठीक है कि नहीं, और लेस देन 1 वाले को भी कुछ कहते हैं, वो फिर 1 से ज्यादा अगर होगी तो उसको क्या कहते हैं, तो उसके उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। हम यहां पे क्या कहेंगे कि हम कंपैरिजन में बात करेंगे, कंपैरेटिवली किसकी डिमांड इलास्टिक है और किसकी डिमांड इन इलास्टिक है। ओके, अच्छा, अब अगली बात जो आ जाती है, अब ये चीजें हमने क्यों सीखने की कोशिश की है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, हम क्यों ये सारा के सारा झंझट कर रहे हैं, हम क्यों इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? बिकॉज वी हैव टू सेट अ प्राइस बेस्ड ऑन इकोनॉमिस्ट अप्रोच, बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी प्राइस सेट करने जा रहे हैं। ओके, अब इसी फिगर को यूज करके हम क्या बनाएंगे, अपनी प्राइस सेट करेंगे। तो नाउ हाउ वी विल सेट आवर प्राइस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन सोप इज,
लार्जर, व्हाई इट इज लार्जर, इट इज 2.34। इग्नोर द नेगेटिव साइन, मैं बार बार बता रहा हूं, जब आप लोग इंटरप्रिटेशन करोगे, कंपैरिजन करोगे दो फिगर के दरमियान में, तो फिर आपने नेगेटिव साइन को क्या कर देना है, इग्नोर करके आप बात करनी है। ओके जी। और इन एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा हूं ना मैं यहां पे भी कि नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है। देन द एप्पल आलमंड शैम्पू, this indicates that the demand for strawberry gasoline soap is more elastic than demand for एप्पल आलमंड शैम्पू। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसकी इलास्टिक है और इसकी इन इलास्टिक, हमने कहा उसकी निस्बत क्या है, मोर इलास्टिक है। बस यही इंटरप्रिटेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि दो जब फिगर आती हैं तो उसने कंपैरिजन में आपने बात करनी है कि इसके नतीजे, इसके बदले में इस वाले की ज्यादा इलास्टिक है या इसके कंपैरिजन में इस वाले की इन इलास्टिक है। ओके जी। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप। मैंने आपसे कहा था प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्जिन या मार्कअप, इसको मार्कअप भी कहते हैं, प्राइस प्लस मार्कअप। मार्कअप, मार्जिन नॉर्मली एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है, रुपए में, डॉलर में, और जो मार्कअप होता है वो परसेंटेज में होता है। ठीक है कि नहीं, समझ गए बात को। तो ये नॉर्मली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, हम लोग बाद का इसको मार्जिन भी कहते हैं, बाद का इसको मार्कअप भी कहते हैं। तो मार्कअप नॉर्मली परसेंटेज में लिखा जाता है और मार्जिन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, डॉलर अमाउंट में होता है। ओके जी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई थी ना। अब हम लोग इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, मार्कअप। इज इट क्लियर जी? तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें जरा, जो आपके पास फॉर्मूला ये वाला है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या थी पहले वाली प्रोडक्ट की, -1 कैलकुलेशन में माइनस साइन रहेगा, इंटरप्रिटेशन में, कंपैरिजन में नहीं रहेगा। कैलकुलेशन में ये रहेगा। अब आप इसको जरा हल करेंगे तो क्या आता है बेटे आपके पास, -1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.71 माइनस में, मैं जरा इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं जी, -1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो ये -1.71 है, ये +1 है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा -0.71 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बाकी जवाब क्या आया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 0.71 करेंगे आप लोग अपने कैलकुलेटर से, तो प्लीज जी बेटे 1.408, तो मैं इसको हम कहते हैं जी 1.41, कितना हो गया 1.41 मीन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो क्या देगा 141%, 141%। क्लियर है कि नहीं, समझ आई बात की? क्लास नहीं ले रही, बताओ किसकी क्लास ले रही? ओके जी, यहां पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन और मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या मार्जिन और मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप लोग जो है वो किसी भी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट को लेकर उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आपने जब इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस मार्जिन, ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है 1 प्लस मार्जिन परसेंटेज इनटू कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। तो नॉर्मली क्या होता है जी कि आप लोग कॉस्ट करते हो, मैं आपको बोर्ड शेयर करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे डेवलप किया है। आप अगर इसको देखो, हम ये कहते हैं जी कि प्राइस
इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, कॉस्ट प्लस मार्जिन। इज इट क्लियर? मार्जिन या मार्कअप, जो भी आप कह लो उसको। ओके, तो मैं ये कहता हूं कि दिस इज कॉस्ट, और मार्कअप का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन क्या होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप परसेंटेज। इज इट क्लियर? मीन हमने कहा कि कॉस्ट है हमारी 40 और उसके ऊपर 10% या 140% हमारा क्या है, मार्कअप है। तो हमारा मार्कअप फिर क्या निकलेगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। ये हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा एक कॉस्ट प्लस के ऊपर। तो अब मैं अगर इसको करूं तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकला बेटे, कॉस्ट, और इसके नतीजे में जो 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज या मार्जिन परसेंटेज। तो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग उधर यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डेवलप किया है या हमें मिला है अपनी बुक में से, वो ये है कि प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। अब मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा, तो क्या था वो, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने इस मार्कअप परसेंटेज को अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, पुट कर दूं इसकी वैल्यू, तो मेरे पास अल्टीमेट की फॉर्मूला क्या बना, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 प्लस -1 ओवर 1 प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इज इट क्लियर? तो ये यहां से फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि अगर हम डायरेक्ट प्राइस निकालते हैं तो वो फिर किस तरीके से निकलेगी। तो लेट मी शेयर द कैलकुलेशन विद यू कि हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे इन्हीं की कैलकुलेशंस को हम लोग इन फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। तो अब हमारे पास देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो लेट्स डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। ये प्राइस कौन सी होगी, इस प्राइस के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ अ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो हमने प्राइस भी फिर वो सेट करनी है जिससे हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। इस प्राइस से अगर हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्राइस से हम कहते हैं प्राइस ज्यादा करोगे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। भाई नहीं, प्राइस ज्यादा करोगे तो डिमांड भी तो कम हो जानी है ना, सेल भी तो कम हो जाएगी ना। तो उसका अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो सेल्स कम होने का नेगेटिव इंपैक्ट भी तो है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे आएगी, जो हमने यहां पे कैलकुलेट करनी है प्राइस, उस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर जी? ओके, हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी है, उसकी एप्पल आलमंड शैम्पू की कितनी है जी, -1.71। अब हम लोग इसको जो है वो पुट करते हैं यहाँ पे अपनी मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए। जो मैंने अभी आप लोगों को कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है वो वही 141% आ गया। इज इट क्लियर जी? ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो प्राइस है वो कैसे आएगी। जैसे मैंने कहा जी -1 प्लस मार्कअप, कितना मार्कअप कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे 141% या 1.41। तो 1 प्लस 1.41 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, $2। ओके, और जब हम लोगों ने इसको किया तो ये आ जाएगा 2.41 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो प्राइस क्या होनी चाहिए इसकी 4.82। मीन इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए 4.82। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, दैट इज द कॉस्ट, और मार्कअप क्या होगा कॉस्ट का कितने परसेंट 141%। वो आप कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो भी प्राइस निकल आएगी। यहां पे मैंने आपको क्या किया है, डायरेक्ट प्राइस निकालने का तरीका बताया है,
और यहाँ पे आप लोग जो है इस तरीके से दो स्टेप में भी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पहले कॉस्ट ले लें, फिर प्लस उसके अंदर कॉस्ट का 141% कैलकुलेट करके ऐड कर दें, तो आपकी क्या बन जाएगी, प्राइस बन जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसकी प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट जी? तो इसी लिहाज से अगर हम लोग दूसरी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो दूसरी प्रोडक्ट का मार्जिन कितना आ रहा है जी, 75%। पिछले वाली का कितना आया था, अच्छा जी 141%, और इसका कितना है। अब आप मुझे बताएं कि स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन सोप की डिमांड क्या थी, इलास्टिक के इन इलास्टिक, सोप की क्या थी, इलास्टिक। इसका मतलब है इसकी डिमांड थी इलास्टिक और इसकी इन इलास्टिक। तो हमने यही तो पढ़ा था, इन इलास्टिक के ऊपर हायर मार्जिन और इलास्टिक के ऊपर, यही पढ़ा था ना, साबित हो गया। इज इट क्लियर? तो मीन हमने जो शुरू में अपनी फिलॉसफी डिस्कस की थी कि जिस प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड होगी उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, कम रखना चाहिए, और ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्मूले ने क्या किया है, कम निकाल के दिया। इज इट क्लियर? और जिन प्रोडक्ट्स की इन इलास्टिक डिमांड होगी उनके ऊपर आप हायर मार्जिन चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे हमें जो प्रोडक्ट में जो मार्जिन निकाल के दिया है, जिसको हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस कह रहे हैं, वो उसमें जो मार्जिन कैलकुलेट किया है वो भी हायर कैलकुलेट करके दिया है। तो इसलिए यहां से अगर आप लोग देखो तो इसकी जो है वो 75% बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, सिर्फ फिगर चेंज की है मैंने। इसको मैंने -2.34 किया है, -2.34 प्लस 1 कर दिया, तो -1 इसके साथ जो है 75% आ गया। और ये वैसे थोड़ा सा फॉर्मूला उसने यहाँ पे चेंज किया है, आप लोग जो है वो एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला लेके जो है वो कैलकुलेशन करें। ये उसने उसी फॉर्मूला से मॉडिफिकेशन किया, हमें कंफ्यूज कर दिया हुआ। अदरवाइज आप लोगों ने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो -2.34 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2.34, तो इनका जो रिजल्ट निकलेगा -2.34 डिवाइडेड बाय -1.34, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये भी आपका क्या निकलेगा, 75% ही निकलेगा। तो आप लोग सिंपल वही वाली कैलकुलेशन जो आपने पहले जिस तरह से की है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बाद में -2.34 लिखना न्यूमरेटर में ऊपर वाली साइड में, वो -1 ही है ना एज पर योर फॉर्मूला यहाँ पे। ओके सॉरी -1, और यहाँ पे भी -1 आएगा, सॉरी जी, ठीक है। ये -1 डिवाइडेड बाय -1.34 और -1 डिवाइडेड बाय ये वाला आ जाएगा इस तरीके से। वो वहां पे मैंने गलती कर दी, इसी को ही कर दिया, ये वाला काट दो यार इधर से, ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल क्या करो, इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग से करवा देता हूँ कि ये किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। इसका बेसिकली क्या आएगा जी, मार्क अप परसेंटेज इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2.34, -1 divided by -1.34 is equal to 0.75 is equal to 75%. Is it clear जी? समझ के बात को? तो इस तरीके से आप जो है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लें, और उसकी वो भी सही है कैलकुलेशन, ये नहीं है कि वो गलत है। उसने फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी, ओके। अच्छा, और इसी लिहाज से हम ये कर देंगे इनकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो थी वो थी 0.4, इसके ऊपर आप लोग जो है वो 0.4 का 75% मार्जिन लोगे तो क्या आएगी 0.30 उसका मार्जिन आ जाएगा, और उसकी प्राइस क्या बनती है 0.75।
70। तो इस लिहाज से हम लोग जब इसकी प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको डायरेक्ट वही वाले फॉर्मूला में पुट करके बताऊंगा, तो चूंकि मैंने ये वाली कैलकुलेशन में ये वाला 0.75 अभी आपको बताया है, तो ये उसमें +1 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय आप उसको इसके साथ कर दोगे 0.4 के साथ, तो आपके पास डायरेक्टली जो है वो प्राइस भी निकल आएगी। तो इन बोथ वेज यू कैन डू दीज कैलकुलेशंस। आप चाहे इसको जो है वो 2 स्टेप्स में कर लें, चाहे आप लोग एक सिंगल स्टेप में एक फॉर्मूला के जरिए से कर लें, बोथ इक्वली गुड। ओके जी, the 75% marker for strawberry glycerins is lower than 141% marker for the almond shampoo। जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो इलास्टिक प्रोडक्ट होती है उसका क्या है, मार्कअप कम होगा, परसेंटेज कम होगी इलास्टिक की, और जो इन इलास्टिक प्रोडक्ट होगा उसका मार्कअप या उसकी परसेंटेज क्या होगी, वो ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन सोप इज मोर इलास्टिक। चूंकि हमने जो सोप है उसका मार्कअप रखा है 75% और जो शैम्पू है उसका रखा है कितना, 141%, बिकॉज सोप की जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने शैम्पू की निस्बत सोप का जो मार्जिन है वो लोअर रखा है। इज इट क्लियर? तो ये सारे का सारा मार्जिन और मार्कअप की जो कैलकुलेशन है वो किस पर बेस कर रही है, हमारी डिमांड के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए और प्लस उसकी बेस के ऊपर आप प्राइस के ऊपर मार्जिन कैसे, कॉस्ट के ऊपर मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके नतीजे में आप अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, हमने जब दावा किया था ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस होगी, कि इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो नेचर गार्डन इज करंटली सेलिंग, कितने यूनिट्स बेच रहे हैं वो, 200,000 बार्स ऑफ स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन सोप। स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन सोप के कितने यूनिट्स बेच रहे हैं वो, 2 लाख, और उनकी प्राइस कितनी है, 0.60। इफ द चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द कंपनीज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर प्राइस चेंज करने से उनकी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेट्स डिटरमिन द इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द इंक्रीजिंग इन 10%। अगर हम प्राइस को 10% इंक्रीज करते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है वो उनकी किसके ऊपर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर क्या आता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सेल प्राइस पहले क्या थी, प्रेजेंटली 0.6, जो भी हमें सिनेरियो दिया गया है उसके मुताबिक सेल प्राइस क्या है, 0.6, और यूनिट सेल्स कितने हैं, 200,000। अब हमने कहा जी प्राइस कितनी बढ़ानी है, 10%। तो जब आप लोगों ने 0.6 का 110% किया तो क्या बनता है, 0.66। या दूसरी बात क्या है कि 0.6 का 10% ले तो क्या बनता है, 0.06, उसको आप 6 में ऐड कर दो 0.6 में, तो क्या आ जाएगी आपके पास, 0.66 आ जाएगी। ओके, लेकिन उसके नतीजे में जो उनकी सोप की डिमांड कितनी कम होनी थी, 20%। अगर वो 10% प्राइस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उनकी डिमांड कितनी डिक्रीज करेगी, 20%। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली जो फिगर है ये 2 लाख का क्या आ जाएगा, 2 लाख का 80%। इज इट क्लियर? तो 2 लाख का 80% दिया तो आ जाएगा 1,60,000। क्लियर है जी, समझ के बात को? ओके, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब आप ये देखिए जी सेल्स कितनी आ गई उनकी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गई 1,20,000, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1,05,600 की सेल्स आ गई। बेसिकली हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें गिवन थी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में, कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, 0.40 मल्टीप्लाई बाय 200,000 किया, मल्टीप्लाई बाय 200,000 किया तो क्या आएगा जी हमारे पास,
80,000 और ये वाली यहाँ पे कॉस्ट क्या थी आ रही है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 160,000 यूनिट्स को किया तो क्या देगी 64,000। इन दोनों का जो फर्क आ गया कितना आ गया जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनका 40,000 और इसका 41,000। इज इट क्लियर? तो अब जरा गौर करो कि अगर वो प्राइस को कम करते हैं तो उनका प्रॉफिट कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ है। और अगर जब वो मजीद करेंगे कम, देखो यहां पे हम लोगों ने अगर 10% पे चेंज करके हम लेते तो हमने उसकी जो है वो उन्होंने ये कहा था जी कि अगर इसकी प्राइस है वो आइडियली प्राइस कितनी होनी चाहिए 0.70 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस पे उनका प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? given the scenario of 10% and 20% elasticity of demand figures, अगर हम 10% प्राइस को चेंज करें और 20% डिमांड चेंज हो रही हो उसके मुताबिक उनका मार्जिन कितना निकलता है 75%। तो अगर उनका यही सेम पैटर्न रिपीट होता है तो फिर उनको जो है वो कितना 75% उनकी जो है वो होना चाहिए उसके ऊपर ना। तो अभी उन्होंने यहाँ पे वही वाला काम जो है वो रिपीट किया है कि अगर उनकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस जो होगी वो उनकी क्या होगी उसके लिहाज से उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश की। तो अगर वो मजीद इसी को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उसी लिहाज से उनकी क्या हो जाएगी प्राइस में इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्राइस को चेंज किया है, ज्यादा किया है और जब वो मजीद ज्यादा करेंगे मीन ये 0.7 पे ले जाएंगे और उसी लिहाज से उनकी जो है वो डिमांड भी चेंज हो जाएगी तो मजीद उनका प्रॉफिट क्या हो सकता है इंक्रीज कर सकता है। फॉलो करें? यहां पे तो हमने सिर्फ कैलकुलेशंस बोल ली हैं जरा इजी टू कैलकुलेट है। हमने सिंपली कर दिया 10% उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20% उसकी डिमांड को सेल्स को डिक्रीज कर दिया और हमने कैलकुलेशन करके सीखने की देखने की कोशिश की कि क्या उनका प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है। तो अब अगर वो 0.7 पे प्राइस लेके जाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मजीद इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इस यहां पे प्राइस ले जाने से नतीजा क्या निकलेगा उनकी सेल और कम हो जाएंगी लेकिन सेल और कम होने का जो नेट इंपैक्ट जो आएगा वो क्या होगा उनका प्रॉफिट इंक्रीज ही करेगा जैसे इस सिनेरियो में भी इंक्रीज कर रहा है। फॉलो करें बात को? उन्होंने ऑल्दो 10% प्राइस को बढ़ाया उसके नतीजे में उनकी 20% जो है वो क्या हो गई है डिमांड सेल्स कम हो गई है लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया है 1,600 से इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर सेम। फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना। यहां पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज होगा वही प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही कॉन्सेप्ट को यूज करके और इसी फिगर्स को यूज करके 10% और 20% वाली फिगर को अगर प्राइस को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके नतीजे में उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और वो जो हम लोगों ने रिलेशनशिप एक समझने की कोशिश की है वो ट्रू साबित हो रहा है कि अगर वो 10% अपनी प्राइस को बढ़ाते हैं और उसके नतीजे में उनका जो है वो 20% जो है वो सेल्स कम होती हैं लेकिन प्रॉफिट उनका फिर भी क्या होगा बढ़ेगा ज्यादा होगा और उनका मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्राइस पे होगा 0.70 किस पे होगा 0.70 के ऊपर उनका प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। हाँ इससे ज्यादा करेंगे तो फिर डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमने यहां पे सीखने की क्या कोशिश की है कि एट व्हाट प्राइस देयर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो किस प्राइस पे उनका मैक्सिमम होगा 0.70 के ऊपर। लेकिन यहां पे हमने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने 0.70 नहीं किया बल्कि कितना किया है 0.66 किया है इस वजह से क्योंकि हमने सिर्फ 10% को जो है वो अकोमोडेट किया। लेकिन अगर हम लोग फुली इसको अकोमोडेट करते हैं तो फिर और मजीद प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट उनका क्या होगा किस प्राइस के ऊपर होगा 0.70 को। इसलिए उनको कौन सी प्राइस सेट करनी चाहिए 0.70। क्लियर है जी बात? समझ में बात को? ओके जी।
चलें जी, हम लोग ओके जी। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन जो है वो प्राइसिंग सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी हमारी प्रॉपर से कैलकुलेशंस होती हैं, प्रॉपर फॉर्मूला है, उसको हम लोग यूज करके उस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम लोग जो है वो प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इन टुडेज डिस्कशन वी हैव ओनली फोकस्ड ऑन वेरिएबल प्लस मार्कअप प्राइसिंग के ऊपर। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट लिया प्लस इसके ऊपर मार्जिन को ऐड करना सीखा और उसके बाद हमारी प्राइस बन गई, तो उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी। लेकिन अगर हम लोगों के पास ये टेक्निक हम सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वेज का डाटा अवेलेबल होता है, हमारे पास जो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या नेचर ऑफ प्रोडक्ट की जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और नॉर्मली इसमें हार्डशिप यही होती है कि इस तरह का डेटा जो है वो मार्केट से नहीं मिलता है, तो इसलिए एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का जो डाटा हो सकता है मिल जाए हमें और हम लोग उसकी प्राइस को करेक्ट करना चाहें या मार्केट के मुताबिक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए हम लोग के पब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं, जो सर्वेज होते हैं, उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, उन डेटा को यूज करके हम लोग ये वाली प्राइसिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर कंपनी खुद से करना जाएगी तो फिर उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ये टेक्निक नहीं होगी। तो इसीलिए ये इस टेक्निक की लिमिटेशंस है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डाटा एंड सप्लाई एंड डिमांड डाटा जो है वो हमें जरा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ये नॉर्मल ये टेक्निक्स जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन लिमिटेशन क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला डाटा जो है वो अवेलेबल हो तो। लेकिन अब हम लोग अगर इसको नहीं यूज करते तो व्हाट अल्टरनेटिव टेक्निक वी हैव उसको हम लोग जब इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्प्शन और फुल कॉस्टिंग प्लस परसेंटेज ऑफ मार्कअप लेके हम जो है प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप्स हो कि आप लोग इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिएगा ताकि आपको जो है वो इसमें सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट बेटे।